हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, आपका टेस्ट सीरीज़ का स्कोर या आपकी टेस्ट सीरीज़ की रैंक। ये डिस्टिंक्शन समझना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका अभी करंटली टेस्ट सीरीज़ में स्कोर क्या आ रहा है। तो बच्चे मुझे बताते हैं, सर मेरा स्कोर 400 आ रहा है, किसी का 450 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है, किसी का 550 आ रहा है। और अगली ही लाइन बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, मेरा स्कोर 400-500 के आसपास अटका हुआ है, मेरा स्कोर कंटिन्यूसली इतना ही आ रहा है। और एक चीज़ बच्चे समझ नहीं पाते कि स्कोर मायने नहीं रखता। 2025 में अगर आपने कोई चीज़ एक सीखी है नीट का एग्ज़ाम दे करके, तो वो ये है कि स्कोर मायने नहीं रखता, आपकी रैंक मायने रखती है। क्योंकि जैसे जैसे पेपर का लेवल चेंज होता है वैसे वैसे आपकी रैंक वहीं के वहीं कांस्टेंट बनी होती है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन, लेकिन आपका स्कोर जो होता है ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप 2024 का पेपर देखो, 2024 का पेपर जो था लोगों ने मजाक ले लिया था नीट का। इतना इजी पेपर था, 650 कट ऑफ गई, 720 नंबर पे बहुत सारे बच्चे थे, कईयों को तो एम्स दिल्ली भी नहीं मिला 100 में 100% स्कोर करने के बाद भी। सो जब पेपर इजी आता है तो स्कोर करना इजी होता है, हर बच्चे के लिए इजी होता है। जब पेपर टफ आता है तो वो हर बच्चे के लिए टफ होता है। चूंकि नीट 2000 देखिए, नीट 2025 का जब पेपर हुआ था उसके बाद से एक धारणा बन गई है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की और हर एक टेस्ट सीरीज की कि पेपर टफ बनाया जाने लगा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर स्कोर या आपकी रैंक? मायने रखती है आपकी रैंक। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके नंबर अगर 450 550 के बीच में आ रहे हैं और आपकी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ की जो आपकी पेपर का लेवल है अगर वो बहुत टफ है तो ये स्कोर भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में चल रही हैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर पीडब्ल्यू की जो टेस्ट सीरीज़ है वो इजी है, वहाँ उसमें स्कोर करना आसान है। तो वहाँ पे कई बच्चे 600 भी स्कोर कर रहे हैं, कुछ 650 स्कोर कर रहे हैं। वही बच्चे, सेम बच्चे जब आकाश की टेस्ट सीरीज़ देने बैठते हैं तो उन बच्चों का स्कोर सीधे गिर के 500 550 पहुँच जाता है। एलन का वो कुछ कहते हैं कि सर मॉडरेट लेवल का पेपर है, उसमें स्कोर हो भी जाता है, कभी कभी स्कोर नहीं भी हो पाता। सो आपकी प्रिपरेशन चेंज नहीं हुई लेकिन पेपर का लेवल चेंज होने के कारण आपका स्कोर चेंज हो गया। और इस एक डिस्टिंक्शन को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो क्या हो रहा है कि 2025 के बाद जब से हमारी कोचिंग्स जो हैं उन्होंने अब एक कसम खा ली कि उनको पेपर बहुत टफ बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट टफ नहीं किया, उन्होंने तीनों सब्जेक्ट ही टफ कर दिए। नीट 2025 के पेपर में फिजिक्स टफ आया था बहुत ज़्यादा, बायो वॉज ओके, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो ओके। लेकिन अभी जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही हैं, बहुत सारी कोचिंग्स तो ऐसी टेस्ट सीरीज बना रही हैं जिसमें स्कोर कर पाना कितनी ही प्रिपरेशन कर लो बहुत डिफिकल्ट है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट बायो एक्सट्रीमली टफ बनाई जा रही है। खास करके आकाश के जो बच्चे हैं, कई टेस्ट सीरीज जैसे आकाश इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स बनते हैं या फिर कुछ और टेस्ट सीरीज भी हैं जिनके पेपर्स जो बन रहे हैं उसमें एक एक क्वेश्चन के अंदर 4 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। बच्चा बायो का पेपर करते करते ही एग्जॉस्ट हो जाता है, बायो इतनी टफ बनाई जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टफ रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज में, ताकि बच्चे एनसीईआरटी पे फोकस करें। अगर एनसीईआरटी से बाहर आपका क्वेश्चन आ रहा है, कोई सा भी आ रहा है, वो बेकार है, वो बकवास है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो बायो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर रह करके जितना टफ पेपर बायो का बनाया जा सकता है उतना आपके लिए अच्छा है। आप एग्जॉस्ट हो जाओ, थक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बहाने आप बहुत बारीकी से बायो को पढ़ पाओगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके ओवरऑल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिलेक्शन बायो ही करवाएगी और फाइनल एग्जाम में यूजली बायो इतनी टफ नहीं आती, लेकिन आती चूंकि एनसीईआरटी से और आपने ढंग से किया हुआ होता है तो आप बायो बहुत जल्दी कर लेते हो, बायो आपको तब आसान लगती है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन ऑफ जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता। फिजिकल केमिस्ट्री टफ की जा सकती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में चूंकि हमारा कंटेंट लिमिटेड है तो आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं कर सकते। ओके, बहुत ज़्यादा टफ कर भी लोगे, बहुत कुछ कोचिंग्स हैं जो बहुत टफ केमिस्ट्री का पेपर बना देती हैं, लेकिन तब भी बच्चे उसमें ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। केमिस्ट्री ईजी पेपर में आपको 150 से ऊपर निकालना है। टफ आ रही है केमिस्ट्री, आप 100 120 तक भी चले जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। अब हो क्या रहा है, बायो टफ हो गई, केमिस्ट्री हो गई मॉडरेट, बहुत सारी कोचिंग्स फिजिक्स एक्सट्रीमली टफ बना रही हैं। एक बात समझिए, एक्सट्रीमली टफ फिजिक्स अगर आपकी होगी, आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। नीट 2025 के पेपर से कितने भी तुर्रम खान बच्चा क्यों ना रहा हो, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम हॉल में फिजिक्स सॉल्व नहीं कर पाए, घर आके हो सकता है उनसे वो पेपर सॉल्व हो गया हो। सो बायो इज़ गेटिंग एक्सट्रीमली टफ, केमिस्ट्री इज़ मॉडरेट, फिजिक्स एक्सट्रीमली टफ दे रहे हैं पेपर में, जिस कारण से आपका स्कोर टेस्ट सीरीज में नहीं आ पा रहा है। अब 2026 में क्या होगा, फिजिक्स टफ आएगी,
नहीं आएगी कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर बहुत टफ आ भी जाएगी तो भी कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी जितनी इस बार गई थी, क्योंकि बच्चे साल भर कितनी ही प्रिपरेशन कर लें फिजिक्स की, कितनी ही कर लें, बल्क ऑफ द स्कोर उनका केमिस्ट्री और बायो से ही आना है। फिजिक्स में इतने टफ पेपर में एग्जाम हॉल में आप 50 60 70 नंबर निकाल लो, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो आप कितनी ही फिजिक्स पढ़ के चले जाओ, एग्जाम हॉल में आप नहीं कर सकते इतने टफ लेवल की फिजिक्स। कुछ बच्चे होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होंगे जो कर ले जाएंगे, जो आईआईटी लेवल ऑफ फिजिक्स भी शायद सॉल्व कर ले। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे नहीं कर पाएंगे, और वो रिक्वायर्ड भी नहीं है सिलेक्शन के लिए, एक ढंग के मेडिकल कॉलेज लेने के लिए वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है उतने टफ लेवल ऑफ फिजिक्स रहने की। इसलिए मैं फिजिक्स में हरदम बोलता हूँ या तो मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिक्स करो, ईजी लेवल ऑफ फिजिक्स करो, उतने से आपका काम चल जाएगा। सो दैट्स वाई आप कोई भी सी भी टेस्ट सीरीज देते हो, स्कोर पे मत जाओ, आप ये देखो आपकी रैंक क्या आ रही है। ठीक है, अब रैंक में भी देखो एक खेल है, क्या होता है, अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज का पेपर देते रहो, लगातार देते रहो, चेंज ना करो, धीरे धीरे करके आपको अपनी रैंक इंप्रूव होती दिखेगी, धीरे धीरे करके आपको अपना स्कोर भी इंप्रूव होता दिखेगा। क्योंकि एक ही टेस्ट सीरीज जो होती है किसी एक इंस्टीट्यूट की, उसको कुछ लिमिटेड टीचर्स बनाते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स को बनाने का एक तरीका होता है, क्वेश्चंस बनाने का उनका एक तरीका होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। ठीक है, धीरे धीरे करके बच्चे को वो तरीका पकड़ में आने लगता है, वो पैटर्न पकड़ में आने लगता है। इस कारण से क्या होता है कि अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहो तो आपका स्कोर अपने आप धीरे धीरे करके इंप्रूव होता जाएगा, और रैंक भी आपको इंप्रूव होते दिखेगी। कई बार अच्छा होता है, कई बार क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एक सूडो कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि उसकी रैंक तो लगातार इंप्रूव हो रही है टेस्ट सीरीज में, तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा फाइनल एग्जाम में, जबकि ऐसा हरदम हो ज़रूरी नहीं है। इसलिए टेस्ट सीरीज चाहे आप कोई सी भी दे रहे हो, एग्ज़ाम जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हरदम इस चीज़ को मेज़र करते हुए और देखते हुए चलना है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके फाइनल एग्जाम के साथ मैच कर रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट सीरीज के चक्कर में आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी चेंज कर दी और फाइनल एग्जाम से आप भटक गए। तो फाइनल एग्जाम को नज़र रख करके ही हमको तैयारी करनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज बार बार चेंज करोगे, एक बार आपने किसी एक कोचिंग की दे ली, दूसरी बार किसी और कोचिंग की दे ली, तीसरी बार किसी और कोचिंग की दे ली, आपको बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन दिखेगा अपने स्कोर में। ठीक है, इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ भी बार बार चेंज नहीं करनी है, आपको एक ही टेस्ट सीरीज़ पे स्टिक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप थोड़ा बहुत कभी देखने के लिए किसी दूसरी टेस्ट सीरीज़ की तरफ जा सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर स्टैंडर्ड की आपकी टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड की हैं जिनके नाम चल रहे हैं मार्केट में। आप किसी भी एक को पकड़ो और उसको ही फॉलो करो। अभी जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो ज़बरदस्ती टेस्ट सीरीज़ आपको अपनी जिस कोचिंग के आप हो उसी की टेस्ट सीरीज़ फॉलो करो, ज़्यादा बेटर है। बार बार आपको नई टेस्ट सीरीज़, नई चीज़, नए मटेरियल, नए कंटेंट की तरफ नहीं जाना है। ओके, फिर देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ की, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपकी रैंक इंप्रूव नहीं हो रही है, हर एक पेपर के पहले एटलीस्ट ये कोशिश आप करिए कि आपकी बायो पूरी हो जाए। ओके, एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर बायो, चाहे बायो कितनी ही टफ क्यों ना आ रही हो, बायो का सिलेबस कितना ही क्यों ना हो, कोशिश करो कि बायो आप कम से कम कंप्लीट करके जाओ। बचा हुआ अगर आपके पास टाइम बचता है तो केमिस्ट्री पूरी करके जाओ। देखो, फिजिक्स छोड़ना नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब एग्ज़ाम पास में आता है बच्चे इतने हड़बड़ा जाते हैं कि लास्ट के 2 महीने में बच्चे फिर फिजिक्स ड्रॉप करना शुरू करते हैं। लास्ट के 2 महीने में उनको लगता है कि अब कम से कम एटलीस्ट मैं केमिस्ट्री और बायो कर सकता हूँ, वो कर लूँ। अभी 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी बायो अपनी समेटते हुए चलो, केमिस्ट्री समेटते हुए चलो, ताकि फिजिक्स आपको बाद में एकदम से ड्रॉप ना करनी पड़े। थोड़ा थोड़ा करके अगर अभी आपकी फिजिक्स छूट भी जाती है, लेकिन आप करते रहोगे तो लास्ट तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर अभी आप क्या करोगे, बायो और केमिस्ट्री नहीं करोगे, होगा क्या, लास्ट के 2 महीने में एक सडन शिफ्ट आपको देखने मिलेगा, आपका मन नहीं करेगा फिजिक्स करने का, और उस टाइम पर आप बायो और केमिस्ट्री के पीछे भागना शुरू करोगे। इससे बेटर है कि बायो और केमिस्ट्री अभी पूरी करते चलो, ताकि फिजिक्स को आप थोड़ा थोड़ा करते जाओ, लास्ट तक हो जाए। ओके, फिजिक्स में मैं फिर बार बार बोलूँगा, मॉडरेट और सिंपल लेवल ऑफ क्वेश्चंस ही करने हैं, टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपका स्कोर भले ही खराब आ रहा हो टेस्ट सीरीज में, टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, फिजिक्स के पीछे पागलों की तरह मत पड़ना, नहीं तो आप अपने सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। ओके, सो कंप्लीट बायोलॉजी हर एक टेस्ट के लिए, उसके बाद टाइम मिलता है तो कंप्लीट करो अपनी केमिस्ट्री को। अगर छोड़ना पड़ जाता है, अगर आपकी केमिस्ट्री बायो नहीं हुई है, छोड़ना पड़ जाता है, आप फिजिक्स को छोड़ दो फॉर द टाइम भी, थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, जितनी हो जाएगी उतनी बेटर है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि PYQs करो ही नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, आपके PYQs करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 3rd नंबर पर आता है आपका टेस्ट सीरीज़ का पेपर, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का पेपर आपके फाइनल एग्जाम को मैच करे या ना करे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन फाइनल एग्जाम को देख करके चल रही है। और एक गलती बच्चे कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के साथ, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं, मत करो।
ओवरवेल्म अपने आप को मत कर दो टेस्ट सीरीज से कि एक टेस्ट सीरीज आज टेस्ट दिया, फिर कल दिया, फिर परसों दिया, फिर 3 दिन बाद फिर दिया। आप एक एक हफ्ते में 2-2 3-3 टेस्ट क्यों दे रहे हो? रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 2-3 टेस्ट दीजिए, उससे आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से एरियाज़ वीक हैं। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दीजिए अपने आप को, उस टाइम को यूज़ करिए, यूटिलाइज़ करिए अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या चीज़ आपकी कम छूट रही है। आप जब अपने कोर्स को थोड़ा समेट लो, उसके बाद न्यू एनर्जी के साथ फिर से 1-2 टेस्ट दो, देखो फिर आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा, फाइनल एग्ज़ाम, तब आपको कोशिश ये करनी है कि आप कोई सा भी टेस्ट देने की बजाय आपको पास कंटेंट इकट्ठा हो जिस चीज़ को आप रिवाइज कर पाओ। सो लास्ट में टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है, लास्ट में जाना है रिवीजन के पीछे। टेस्ट सीरीज दे करके अभी ये समझने की कोशिश करना है कि कौन से एरियाज वीक हैं जिनको आपको सुधारने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वॉज ओवरऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई वुड सजेस्ट कि पेशेंस रखना है। लास्ट टाइम पे लोग टेस्ट सीरीज़ को देख करके, टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को देख के बहुत हड़बड़ाते हैं, उनको लगता है उनका प्रिपरेशन ख़राब है, जबकि 4 महीने का टाइम बहुत होता है प्रिपरेशन संभालने के लिए। मैंने पर्सनली कभी किसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में, ना नीट यूजी के टाइम पे, ना नीट पीजी के टाइम पे, ठीक है। और दोनों ही एग्जाम से मेरे स्कोर अच्छे आए थे, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड द फाइनल एग्जाम रदर देन एनी टेस्ट सीरीज़। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज़ को देते रहते हो तो अपने आप स्कोर इंप्रूव होने लगता है, और उससे कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो फोकस ऑन मेन एग्ज़ाम, टेस्ट सीरीज़ दो, किसी एक को फॉलो करो, थोड़ा बहुत किसी और टेस्ट सीरीज़ का आप देख सकते हो केवल क्रॉस चेक करने के लिए कि आपकी रैंक मैच कर रही है कि नहीं, बट रैंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, स्कोर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। स्कोर चेंजेस एज पर द पेपर, एंड योर टेस्ट सीरीज रैंक ऑल्सो डजेंट मीन दैट यू विल गेट सेलेक्टेड और नॉट। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपने प्रायोरिटी में अपनी बायो और केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, सो जिसको मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन करना हो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, गूगल मीट पर आओ जहाँ पर मैं आपसे 1-on-1 इंटरेक्शन करके एटलीस्ट आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ आपको बता सकूँ, जो चेंज करना हो आपको बता सकूँ। या फिर आप अगर मुझसे 1-on-1 मेंटरशिप लेना चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड इन दैट वे लास्ट के 4 महीने बचे, हो सकता है कि मेरी किसी दी हुई सलाह से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, 1 घंटे के सेशन के बाद आपकी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए, और जो चीज़ आज आपको इतनी टफ लग रही है वो शायद आपके लिए ईजी हो जाए। सो आई होप you guys are working really hard. Join my YouTube live sessions, join my Google Meet, or take a mentorship 1-on-1 with me. Once it can change your preparation, whole preparation. And if not anything, just keep watching these videos, because जितना भी मुझे आता है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. So I think you will keep working hard, and if any problem persists, you can message me directly. Thank you.